Assalamualaikum. Welcome to my channel Education at Ease. We are going to start chapter number 3 coordination. Multiple choice questions हैं. सबसे पहले number 1 is the activity in relation to changes in environment. ऐसी एक्टिविटी जो कि चेंज इन एनवायरनमेंट का बायस बनती है उसे रिस्पॉन्स कहते हैं. स्टिमुलस इज डिटेक्टेड बाय. स्टिमुलस जो है वो किससे डिटेक्ट होता है? रिसेप्टर से. द टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन थ्रू इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल इज. ऐसी कोऑर्डिनेशन जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स के थ्रू होती है उसे नर्वस कोऑर्डिनेशन कहते हैं. केमिकल रिलीज फ्रॉम वन सेल एंड कैरी टू सिग्नल सम डिस्टेंट सेल थ्रू ब्लड. ऐसे केमिकल्स जो कि रिलीज होते हैं एक सेल से और वो सिग्नल कैरी करते हैं दूर के सेल्स तक थ्रू ब्लड, उन्हें हार्मोन्स कहा जाता है. द टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन एग्जिबिटेड बाय प्लांट्स. प्लांट्स जो है वो कोऑर्डिनेशन की कौन सी टाइप एग्जिबिट करते हैं? केमिकल कोऑर्डिनेशन. द पार्ट ऑफ ब्रेन इन्वॉल्व इन रीजनिंग. पार्ट ऑफ ब्रेन जो कि रीजनिंग के लिए इन्वॉल्व है वो सेरिब्रम है. द पार्ट ऑफ ब्रेन इन्वॉल्व इन बैलेंस एंड प्रिसिशन इन मूवमेंट. ऐसा पार्ट ऑफ ब्रेन जो कि बैलेंस, बॉडी बैलेंस और बॉडी की प्रिसिशन जो है उसको कंट्रोल कर रहा होता है वो सेरिबेलम है. वाइटल फंक्शंस फॉर सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स आर रेगुलेटेड बाय. ऐसे वाइटल फंक्शंस जो कि इन एनिमल्स के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं वो रेगुलेटेड होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से. द शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन कंसिस्ट ऑफ. जो रिफ्लेक्स एक्शन का शॉर्टेस्ट पाथ है वो 2 न्यूरॉन्स पे कंसिस्ट करता है, मोटर न्यूरॉन एंड सेंसरी न्यूरॉन. द टाइप ऑफ सेल्स इन आवर आईज. हमारी आई में जो लेंस है वो कन्वेक्स लेंस होता है. द ऑटोमेटिक प्रोसेस ऑफ ऑल्टरिंग फोकस टू गेट शार्पर इमेज ऑफ नियर ऑब्जेक्ट. ऐसा ऑटोमेटिक प्रोसेस है जो कि फोकस को ऑल्टर करता है और शार्प कर देता है इमेज को नियर ऑब्जेक्ट की. अकोमोडेशन कहलाता है. द वाइटामिन नेसेसरी फॉर प्रॉपर विजन. ऐसा वाइटामिन जो कि प्रॉपर विजन के लिए ज़रूरी है, विटामिन ए. अ कलर ब्लाइंड पर्सन कैन नॉट सी. कलर ब्लाइंड पर्सन को रेड कलर नज़र नहीं आता. द बुक किताबुल मनाजिर वॉज रिटन बाय इब्न हैथम या इब्न हेशम. सेंसरी हेयर सेल्स आर प्रेजेंट इन. सेंसरी हेयर सेल्स जो है वो कॉक्लिया में प्रेजेंट होते हैं और कॉक्लिया जो है वो एयर में होता है. द गोनेड्स आर द टारगेट ऑर्गन फॉर. गोनेड्स जो है वो टारगेट ऑर्गन हैं. एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लिटनाइजिंग हार्मोन, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दीज. तो इनमें नन ऑफ दीज आएगा क्योंकि गोनेड्स जो है वो टारगेट ऑर्गन होते हैं टेस्टोस्टेरोन मेल्स में और फीमेल्स में प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन के. Now move to short questions. Number 1 is what do you mean by feedback system? फीडबैक सिस्टम से क्या मुराद है? फीडबैक systems function with the help of nervous and endocrine system. While nerve cells detect changes in the body and quickly respond to the brain for a rapid response, hormones of the endocrine system regulate the system more slowly. फीडबैक कंट्रोल और रेगुलेशन कैन बी अदर नेगेटिव और पॉजिटिव. फीडबैक सिस्टम जो है वो फंक्शन करता है नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम की हेल्प से, जबकि जो नर्व सेल्स होते हैं वो डिटेक्ट करते हैं बॉडी में चेंजेस और फ़ौरन से रिस्पॉन्ड करते हैं ब्रेन तक और फिर वो ब्रेन से जो है वो रैपिड रिस्पॉन्स आता है. और जो हार्मोन्स हैं एंडोक्राइन सिस्टम के वो रेगुलेट करते हैं सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्लोली. फीडबैक जो है वो कंट्रोल और रेगुलेट होता है पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली. बेसिकली फीडबैक सिस्टम क्या है? एक रिस्पॉन्स है किसी भी चेंज की हवाले से, या तो वो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है. क्वेश्चन नंबर 2 इज़ वाई द नर्वस कोऑर्डिनेशन इज़ फास्टर देन केमिकल कोऑर्डिनेशन. नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है वो फास्टर क्यों होती है केमिकल कोऑर्डिनेशन से? Nervous coordination is an advanced type of coordination exhibited by most of the animals. Mostly animals में होती है, which is a consequence of specially designed cell neurons. The neurons can stimulation generate electrical signals. नर्वस कोऑर्डिनेशन है वो न्यूरॉन्स की वजह से होती है और न्यूरॉन्स जो है वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल जनरेट करते हैं और वो जो सिग्नलिंग है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, रैपिड होती है. इसी वजह से जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है वो फास्ट होती है. और केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है वो क्योंकि केमिकल्स रिलीज़ होते हैं फिर वो ब्लड के थ्रू जाते हैं टारगेटेड ऑर्गन तक और फिर वहाँ से वो अपना फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है. विच ऑफ द 2 कोऑर्डिनेशन टाइप्स इज़ बेटर एंड वाई. अच्छा, इनमें से कौन सी कोऑर्डिनेशन जो है वो बेटर है और क्यों? 2 टाइप्स की कोऑर्डिनेशन है, नर्वस और केमिकल कोऑर्डिनेशन. दोनों जो हैं वो इंटर रिलेटेड हैं और इंटरेक्ट करती हैं एक दूसरे के साथ ताकि प्रॉपर रिस्पॉन्स दिया जा सके.
Chemical coordination, it takes place by releasing specific signaling molecules such as hormones by special cells or glands. These molecules are released to stimulate or inhibit other cells or tissues of the body. Releasing chemical coordination जो है वो कुछ मॉलिक्यूल्स जैसे कि हार्मोन्स हैं, स्पेशल सेल्स और ग्लैंड्स होते हैं, वहाँ से रिलीज़ होते हैं और ये मॉलिक्यूल्स स्टिमुलेट करते हैं दूसरे सेल्स और टिश्यूज़ जो हैं बॉडी के. टारगेट सेल्स मस्ट हैव रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स, और जो उनके टारगेट सेल्स होते हैं वहाँ पर लाजमी रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स होते हैं और जो कि सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के लिए होते हैं. दिस काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन इज़ हेल्पफुल इन लोअर एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स. और ये जो कोऑर्डिनेशन है ये लोअर एनिमल्स में और प्लांट्स में होती है बिकॉज ऑफ देयर सिंपल बॉडी प्लान्स एंड स्मॉल साइज़, क्योंकि उनका बॉडी प्लान और बॉडी शेप या बॉडी साइज़ और उनका जो बॉडी की स्ट्रक्चर है उस हिसाब से. नर्वस कोऑर्डिनेशन इज़ एडवांस कोऑर्डिनेशन एग्जिबिट बाय मोस्ट ऑफ द एनिमल्स. जैसा कि हमने ऊपर क्वेश्चन में देखा, नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है वो बहुत से एनिमल्स में होती है और ये कुछ स्पेशलाइज्ड डिज़ाइन सेल्स न्यूरॉन्स की वजह से हो रही होती है. न्यूरॉन्स जो है वो स्टिमुलेट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स को जो कि बहुत ज़्यादा फास्टली ट्रैवल करते हैं, जिसकी वजह से बॉडी जो है वो फ़ौरन से रिस्पॉन्स करती है. तो हम इन दोनों में से ऐसा नहीं कह सकते कि कौन सा बेटर है और कौन सा नहीं, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें और दोनों का होना ज़रूरी है. How reflex action works by reflex arc. Activities like blinking of eyes, hand withdrawal, knee jerk, sneezing, hiccup, cough, etc. are automatic. They are not learned during the lifetime. Such automatic pre-programmed responses regulated by CNS are termed as reflex actions. जैसे कि हम अपनी आंखें झपकाते हैं या किसी गर्म या ठंडी चीज़ से हाथ दूर कर लेते हैं, नी जर्क है या छींकना, खांसना, हिचकी लेना, ये सब ऑटोमेटिक होता है, ये हम सीखते नहीं हैं. तो ऐसे ऑटोमेटिक और प्री प्रोग्राम रिस्पॉन्सेज जो हैं वो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है और वो उसे रिफ्लेक्स एक्शन का नाम देते हैं. सम ऑफ देम आर डायरेक्टली रेगुलेटेड बाय ब्रेन वाइल अदर्स आर बाय स्पाइनल कॉर्ड. कुछ जो हैं वो डायरेक्टली ब्रेन कंट्रोल होते हैं, रेगुलेटेड होते हैं, और कुछ जो है वो जस्ट स्पाइनल कॉर्ड से ही रेगुलेट हो रहे होते हैं. द शॉर्टेस्ट पार्ट ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन सच एज नी जर्क इन्वॉल्व्स 2 न्यूरॉन्स, sensory and motor neuron. The pathway of reflex action is termed as reflex arc. जो शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन है उनमें जैसे कि नी जर्क है, अगर आपकी नी में कोई जर्क लगता है तो उसमें 2 न्यूरॉन्स काम कर रहे हैं, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन. तो इतना छोटा पाथवे जो है वो रिफ्लेक्स एक्शन का, उसे रिफ्लेक्स आर्क कहा जाता है. इन कॉम्प्लिकेटेड रिफ्लेक्सेस द रिफ्लेक्स आर्क में इन्वॉल्व वन और न्यूमरस इंटर न्यूरॉन्स. और अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड रिफ्लेक्स होता है तो रिफ्लेक्स आर्क में एक या एक से ज़्यादा इंटर न्यूरॉन्स इन्वॉल्व हो जाते हैं सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के बीच में. वाई ड्राइविंग लाइसेंस इज़ नॉट इशूड टू अ कलर ब्लाइंड पर्सन. कलर ब्लाइंड पर्सन को ड्राइविंग लाइसेंस क्यों नहीं दिया जाता? Its deficiency of vision in which one cannot distinguish certain colors such as blue and yellow and green, रेड एंड ग्रीन. ऐसी डेफिशिएंसी है विजन की जिसमें कोई पर्सन जो है, अफेक्टेड पर्सन जो है, उस ब्लू और येलो, रेड और ग्रीन में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता. वो इन दोनों में डिफरेंस नहीं समझ में आता. इट इज़ ड्यू टू डिफेक्ट इन कोन्स ऑफ रेटिना. ये जो आई में प्रेजेंट रेटिना है उसकी कोन्स की वजह से होता है, जो 2 रोड्स और कोन्स जो है वो कलर डिटेक्ट करते हैं. दो द विजन में भी नॉर्मल इन कलर ब्लाइंड पर्सन, विजन जो है वो बिल्कुल नॉर्मल होता है, लेकिन मोस्ट प्रॉब्लम होती है उन्हें ड्राइविंग में, क्योंकि वो जो है वो ट्रैफिक लाइट्स जो हैं ग्रीन और रेड उसमें डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, इसीलिए उन्हें कलर ब्लाइंड पर्सन्स को ड्राइविंग लाइसेंस इशू नहीं किया जाता. वाई थायराइड ग्लैंड स्वेल्स अप एंड गिव द नेम ऑफ द डिजीज़. थायराइड ग्लैंड जब वो स्वेल क्यों होते हैं और उनकी जो डिजीज़ है उसका क्या नाम है? थायराइड ग्लैंड जब वो प्रेजेंट कहाँ होते हैं, पहले तो ये पता होना चाहिए. थायराइड डिसऑर्डर के लिए थायराइड ग्लैंड जो है वो हमारे फेरिंग्स के साथ प्रेजेंट होते हैं, बटरफ्लाई शेप्ड होते हैं. ज़्यादा इनटेक ऑफ आयोडीन जो है वो अगर हमारी डाइट में कम है, थायराइड जो इनलार्ज हो जाता है, साइज़ में फूल जाता है, और ये कंडीशन जो है गोइटर कहलाती है. अक्सर आपने देखा होगा कि गर्दन जो है वो बहुत मोटी हो रही होती है, तो आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से थायराइड ग्लैंड स्वेल हो जाते हैं. व्हाट इज़ द रोल ऑफ आइल्स ऑफ लैंगरहैंस सेल्स? आइल्स ऑफ लैंगरहैंस सेल्स का क्या रोल है और ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं? पेंक्रियाज में प्रेजेंट होते हैं. 6 इंचेस लॉन्ग लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है पेंक्रियाज का, जो कि एब्डोमिनल कैविटी में स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में प्रेजेंट होती है.
एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन दोनों नेचर रखती है पेंक्रियाज। तो एंडोक्राइन पार्ट जो है वो पैचेज ऑफ सेल्स पे मुश्तमिल होता है जिसे आइल्स ऑफ लैंगरहैंस कहा जाता है। ये इन्वॉल्व होता है रेगुलेटिंग ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में, और ये रिस्पॉन्स करता है हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज को और सिक्रीट करता है इंसुलिन जो कि हेल्प करती है ब्लड शुगर लेवल को कम करने के लिए। और जो लो लेवल ऑफ ग्लूकोज है वो सिक्रीट करती है ग्लूकागोन जो कि इंक्रीज कर देता है ग्लूकोज लेवल अप टू नॉर्मल। तो आइल्स ऑफ लैंगरहैंस सेल्स का रोल क्या हुआ कि वो रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज कर रहा है मेटाबॉलिज्म में। व्हाट इज इमरजेंसी हार्मोन एंड व्हाई इट इज टर्म्ड सो? इमरजेंसी हार्मोन क्या है और उसे ये नाम क्यों दिया गया? Adrenal medulla responds to emergency condition to produce so-called fight or flight response. It secretes adrenaline or emergency hormone resulting in an increase in blood glucose level by breaking down of glycogen. एड्रीनल मेड्यूला जो है वो रिस्पॉन्ड करता है इमरजेंसी। अच्छा, एड्रीनल मेड्यूला क्या है? जो हमारी किडनी है उसमें प्रेजेंट होता है उसके ऊपर जो है एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है, उस ग्लैंड का पार्ट है एड्रीनल मेड्यूला जो कि प्रोड्यूस होता है जब कोई इमरजेंसी की कंडीशन होती है, और ये सिक्रीट करता है एड्रीनलिन और या जिसे इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है, ताकि हमारी जो ब्लड में मौजूद ग्लूकोज है उसका लेवल इंक्रीज़ कर दे ग्लाइकोजन को तोड़ के। एज अ रिजल्ट द बॉडी रिस्पॉन्स टू इमरजेंसी सिचुएशन क्विकली, और ऐसे में हमारी जो बॉडी है वो किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन से फ़ौरन से रिस्पॉन्ड कर सकती है। इट डायलेट्स द ब्लड वेसल्स ऑफ मसल्स हार्ट एंड ब्रेन। ये क्या करती है? ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देती हैं, फैला देती हैं मसल्स के, हार्ट के और ब्रेन के, और कंस्ट्रिक्ट कर देती हैं किडनी के। एंड सो स्किन्स दैट मोर ब्लड इज सप्लाई टू द मसल्स। और जो किडनी और स्किन के मसल्स हैं उन्हें कंस्ट्रिक्ट करती है ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड का फ्लो है वो मसल्स, हार्ट और ब्रेन तक पहुंच सके। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि एड्रीनलिन जो है अगर वो ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ हो जाए बॉडी में तो वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा जहरीला साबित हो सकता है, और उसी वक्त जो है वो किसी भी पर्सन की डेथ हो सकती है। व्हाट आर द पॉसिबल रीजंस ऑफ पैरालिसिस? पैरालिसिस के पॉसिबल रीजंस क्या हैं? पैरालिसिस क्या होता है? इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ कंट्रोल मूवमेंट कॉज्ड बाय द इनएबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट वन और मोर मसल्स। ऐसी कंप्लीट या पार्शियल लॉस ऑफ कंट्रोल मूवमेंट होता है बॉडी का जो कि इनेबल कर देता है मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना। इट में बी अकम्पनीड बाय लॉस ऑफ सेंसेशन। ये जो है वो लॉस ऑफ सेंसेशन की वजह से भी होता है। मोस्ट कॉमन कॉज इज आइदर ब्लीडिंग, हेमरेज और ब्लड क्लॉट इन द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ ब्रेन। आमतौर पर हेमरेज, जिसे ब्रेन हेमरेज कहते हैं, ब्रेन के अंदर अगर कोई ब्लड क्लॉट हो गया है किसी भी पार्ट में उसकी वजह से होता है। हाउएवर इट कुड बी अ रिजल्ट ऑफ इंजरी टू ब्रेन, या इसके अलावा कोई भी इंजरी हो सकती है ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में या नर्व्स में, और इसे ट्रीट किया जा सकता है अगर इसका एग्जैक्ट कॉज पता चल जाए कि किस वजह से ब्लीडिंग हुई है, ब्लड क्लॉट हुआ है और कहाँ पर हुआ है। व्हाट इज़ एपिलेप्सी? एपिलेप्सी क्या है? एपिलेप्सी कहते हैं मिर्गी को। इट इज़ अ ब्रेन डिसऑर्डर इन विच देयर इज़ टेम्पररी ऑल्टरेशन इन वन और मोर फंक्शन और रिकरेंट सीजर्स। ब्रेन डिसऑर्डर है जिसमें टेम्पररी ऑल्टरेशन हो जाती है एक या एक से ज़्यादा फंक्शंस में। इट इज़ ड्यू टू अबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन ब्रेन, और ये होता है अबनॉर्मल एक्टिविटी ऑन ब्रेन की वजह से। स्टिमुलस लाइक सडन फ्लैश लाइट ऑन आइज इज ऑल्सो एसोसिएटेड कॉज ऑफ द एपिलेप्सी। एज अ रिजल्ट द विक्टिम में बिकम अनकॉन्शियस विद स्टिफनेस ऑफ द बॉडी एंड देन ट्विचेस और जर्क्स uncontrollably. The frequency of seizures can be reduced by using proper medication. अच्छा, जो मिर्गी है वो ब्रेन में जो हमारे न्यूरॉन्स के सिग्नल्स हैं वो थोड़े से ख़राब हो जाते हैं जिसकी वजह से बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं करती। ब्रेन जो है वो प्रॉपर सिग्नल नहीं भेज रहा होता कि बॉडी को क्या करना है और क्या नहीं। इसकी वजह से बॉडी में जर्क्स लगना शुरू हो जाते हैं। जैसे हम अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करें तो अगर किसी भी वायर में शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो वो पूरी वायर जो है वो जल जाती है। इसी तरह हमारी बॉडी के जो न्यूरॉन्स हैं उनमें शॉर्ट सर्किट की वजह से हमारी बॉडी जो है वो स्टिफ हो जाती है और कुछ टाइम तक ये कंडीशंस रहती हैं और उसके बाद वो ख़त्म हो जाती हैं। और आफ्टर दोज जर्क्स और दैट सिचुएशन जो बॉडी है या पेशेंट है उसको याद नहीं होता कि उसके साथ क्या हुआ था। डिफ्रेंशिएट बिटवीन केमिकल एंड नर्वस कोऑर्डिनेशन। केमिकल और नर्वस कोऑर्डिनेशन का डिफरेंस है। एक्टिविटी नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है वो एक्टिविटी ऑफ न्यूरॉन्स होती है, जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है वो स्पेशल सिक्रीटरी सेल्स होते हैं जो कि केमिकल रिलीज़ कर रहे होते हैं। सिग्नल टाइप इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल और सिग्नल टाइप इज़ प्योरली केमिकल। अच्छा, जो सिग्नल हैं वो इलेक्ट्रोकेमिकल होते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन में, और केमिकल में केमिकल्स होते हैं। रैपिड इन एक्शन होता है नर्वस कोऑर्डिनेशन और स्लोअर इन एक्शन होता है केमिकल कोऑर्डिनेशन।
कोऑर्डिनेशन रिस्पॉन्स इज शॉर्टर ड्यूरेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन का जो रिस्पॉन्स है वो कम वक्त का होता है, जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन का लॉन्गर ड्यूरेशन होता है। एडवांस टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन होती है नर्वस कोऑर्डिनेशन, और प्रिमिटिव टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन होती है केमिकल कोऑर्डिनेशन। Okay, now move to extensive response question. Question number 1 is discuss the detailed structure of human brain. Human brain का हमने detailed structure देना है, just brain का structure बताना है इसमें हमने। ओके सर, ब्रेन, व्हाट इज़ ब्रेन क्या है सबसे पहले तो हम ये बताएंगे। इट इज़ द मेजर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ऑफ आवर बॉडी। इट इज़ रैप्ड इन 3 प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स कॉल्ड मेनिंजेस। ब्रेन जो है वो मेजर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है बॉडी का, और ये रैप होता है 3 मेन मेम्ब्रेन्स में, जिन्हें मेनिंजेस कहा जाता है। इनसाइड द ब्रेन देयर आर एम्प्टी कैविटीज़। ब्रेन के अंदर जो है वो एम्प्टी कैविटीज़ या वेंट्रिकल फिल्ड होती हैं, जिसमें सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा होता है, जिसे CSF कहते हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ कुशन लाइक प्रोटेक्शन। ये हमें कुशन लाइक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जैसे कि कोई भी जर्क लगे या कोई इंजरी हो जाए तो वो हमें उससे प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। जो ब्रेन के लेयर्स हैं उसके अंदर जो मौजूद फ्लूइड है। बोन्स ऑफ स्कल प्रोवाइड अनदर प्रोटेक्शन टू ब्रेन। इसके अलावा जो बोन ऑफ स्कल है वो प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन ब्रेन को। ह्यूमन ब्रेन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। ह्यूमन ब्रेन जो है वो कुछ फॉलोइंग पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है, जिसमें सेरिब्रम, हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मिड ब्रेन, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा आता है। ये स्ट्रक्चर आप ज़रूर बनाइएगा, इजी सा स्ट्रक्चर है ये ब्रेन का। लेटरल व्यू दिखाया गया है इसमें। ओके, सेरिब्रम क्या है? इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन वेयर इंपॉर्टेंट डिसीजंस आर मेड। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द सीट ऑफ इंटेलिजेंस, ऑल कॉन्शियस एक्टिविटीज़ एंड मेमोरी। सबसे बड़ा पार्ट होता है ब्रेन का, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं इसकी मदद से, और ये कंसिडर किया जाता है इंटेलिजेंस के लिए। मतलब जितनी भी हमारी इंटेलिजेंस है वो कंसिडर कर रही होती है सेरिब्रम पे, और जितनी भी हमारी कॉन्शियस एक्टिविटीज़ और मेमोरी है, कॉन्शियस जो हम अपनी मर्ज़ी से कर रहे होते हैं। सेरिब्रम कंसिस्ट ऑफ 2 हेमिस्फीयर। 2 हेमिस्फीयर होते हैं इसके, एक लेफ्ट होता है और एक राइट होता है। राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो है वो रेगुलेट करता है लेफ्ट साइड बॉडी की। जो राइट वाला साइड है वो लेफ्ट साइड को रेगुलेट करता है, जो लेफ्ट वाला साइड है वो राइट को रेगुलेट कर रहा होता है। और कॉर्टेक्स जो है वो एसोसिएटेड विद थॉट्स होता है। इसका जो बीच का कॉर्टेक्स होता है, थॉट्स, प्लान्स, एक्शंस या डिटर्मिनेशन, वो सब कुछ हमारा इस कॉर्टेक्स से एसोसिएटेड होता है। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस। इस सेरिब्रम को जो है वो 4 सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है या लोब्स में, जिसमें फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑक्सीपिटल लोब है। फ्रंटल लोब जो है वो हमारी थॉट्स, हमारे इमोशन से एसोसिएटेड होता है। पैराइटल लोब जो है वो एसोसिएटेड होता है हमारी सेंसेशंस लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, लैंग्वेज प्रोसेसिंग। और जो टेम्पोरल लोब है वो इन्वॉल्व होता है हेयरिंग और स्पीच में। और जो ऑक्सीपिटल लोब है वो एसोसिएटेड होता है हमारे विजन से। थैलेमस लाइज इनसाइड द ब्रेन जस्ट अबव द हाइपोथैलेमस। थैलेमस जो है वो ब्रेन में इनसाइड द ब्रेन प्रेजेंट होता है हाइपोथैलेमस से ऊपर। इट गाइड्स द स्टिमुलस टुवर्ड्स एप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ द कॉर्टेक्स। ये क्या करता है, जो स्टिमुलस आता है उसे कॉर्टेक्स के एप्रोप्रिएट पार्ट तक पहुंचाता है। मींस कि इसने जो भी चीज़ पहले रिसीव की है उसे उसने कॉर्टेक्स तक पहुंचाना होता है। हाइपोथैलेमस जो है वो रेगुलेट करता है लाइफ मेंटेनिंग फंक्शंस, जैसे कि ब्लड प्रेशर, बॉडी टेम्परेचर, भूख, प्यास, इन सब चीज़ों को ये रेगुलेट कर रहा होता है। और ये वाइटल रोल प्ले करता है होम्योस्टेसिस ऑफ द बॉडी को मेंटेन रखने के लिए। होम्योस्टेसिस हम 2nd चैप्टर में पढ़ चुके हैं क्या होता है। हिप्पोकैम्पस ये रेगुलेट करता है हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी, मतलब कि हमें जो बहुत पहले की चीज़ें याद हैं या ज़्यादा देर तक याद रहने वाली चीज़ें हैं वो हिप्पोकैम्पस के कंट्रोल में होती है। एमिगडाला, इट्स डीप सीटेड स्मॉल एरिया इन्वॉल्व इन इमोशंस। ये जो है हमारे इमोशंस के साथ इन्वॉल्व होता है, जैसे हमें कोई पेन मिल रहा है, कोई प्लेजर मिल रहा है, हम हंस रहे हैं, रो रहे हैं, ये सब कुछ हमारा एमिगडाला से कंट्रोल हो रहा होता है। मिड ब्रेन है, ये रिलेटिवली स्मॉलर होता है और इन्वॉल्व होता है इंटीग्रेशन ऑफ विजुअल एंड ऑल्फैक्टरी स्टिमुलाई। मतलब जो हम देख रहे हैं या जो हम सूंघ रहे हैं उसकी जो कंट्रोलिंग है वो हमारी मिड ब्रेन में हो रही होती है, और ये कोलैबोरेट करता है स्पाइनल कोड और फोर ब्रेन के साथ। सेरिबेलम है, इट इज़ हाईली कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर, बहुत ज़्यादा कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर होता है, और ये डोर्सल साइड जस्ट बिलो द सेरिब्रम, जो हमारा सबसे लार्जेस्ट पार्ट है उसके बिल्कुल बिलो प्रेजेंट होता है,
और ये कंट्रोल कर रहा होता है हमारे बैलेंस ऑफ द बॉडी, हमारी प्रिसीशन इन मूवमेंट ऑफ मसल्स। जो हमारी बॉडी बैलेंस में है रिलेशन टू ग्रेविटी के, हम सीधे खड़े हैं, ज़मीन पर चल रहे हैं, तो हमारा बॉडी बैलेंस में रहे, ये सब कुछ सेरिबेलम कंट्रोल करता है। एक्टिविटीज़ इसके अलावा राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, डांसिंग, क्राफ्टिंग। अच्छा, ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं इसमें हमारी जो है फुल फोकस की ज़रूरत है, और ये फोकस और प्रिसिशन जो है ये सेरिबेलम के ज़रिए ही होता है, मतलब यही कंट्रोल कर रहा होता है उसे। पॉसिबल ड्यू टू elaborate स्ट्रक्चर इन ह्यूमन। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, इट लाइज जस्ट अबव द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जहाँ पर एंड हो रही है उसके बिल्कुल ऊपर मेड्यूला प्रेजेंट होता है, और ये कंट्रोल सेंटर होता है ऑटोमेटिक एक्टिविटीज़ के लिए। ऑटोमेटिक एक्टिविटीज़ वो जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, जिन्हें हम इनवॉलंटरी एक्शंस भी कहते हैं, जैसे कि ब्रीदिंग, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, कफिंग, स्वेलविंग, खाना खाना, हिचकी लेना या फूड की डाइजेशन, ये जितनी भी इंटरनल ऑर्गन्स की मूवमेंट है वो सब मेड्यूला कंट्रोल कर रहा होता है, और इन मूवमेंट्स को रिफ्लेक्सेस भी कहा जाता है। इसके बाद फिर पोन्स आता है। इट लाइज ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के बिल्कुल वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होता है ये। इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द फेशियल मसल्स एज वेल एज हेल्प्स इन स्लीप एंड वेकिंग। हमारा सोना, हमारा जागना, हमारे जो फेस एक्सप्रेशन है वो पोन्स कंट्रोल कर रहा होता है। राइट नोट ऑन ह्यूमन आई और एयर। ओके, यहाँ आई और एयर लिखा है। यहाँ मैंने जो नोट्स बनाए हैं इसमें दोनों ही डाले हैं, आई भी और एयर भी। आई क्या है? इट इज़ अ ऑर्गन फॉर साइट, हमारे देखने के लिए एक ऑर्गन है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सिंपल कैमरा विच कलेक्ट्स लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम एनी ऑब्जेक्ट इन फ्रंट एंड डाइवर्ट्स इट टू द लेयर ऑफ सेंसरी सेल्स और रेटिना। ये वर्क करता है प्रिंसिपल, कौन से प्रिंसिपल पे? एक सिंपल कैमरा की प्रिंसिपल पे, जो लाइट को कलेक्ट करता है और रिफ्लेक्ट करता है किसी भी ऑब्जेक्ट के फ्रंट पे, और उसको डाइवर्ट कर देता है लेयर ऑफ सेंसरी सेल्स और रेटिना की तरफ। द लाइट कैप्चर्ड बाय रेटिना इज़ कन्वर्टेड इनटू नर्व इम्पल्सिस। जो लाइट कैप्चर करता है रेटिना, फिर वो कन्वर्ट हो जाती है नर्व इम्पल्सिस में, और वो रिपोर्ट करता है हमारे ब्रेन की तरफ। फिर आता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसा है हमारी आई का? आई लाइज इन द बोनी सॉकेट ऑफ फॉर प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन के लिए वो एक बोनी सॉकेट में प्रेजेंट होती है। जो हमारा स्कल है उसमें जो सॉकेट प्रेजेंट है, जहाँ आई प्रेजेंट होती है, उसके अंदर आई प्रेजेंट होती है। अ टफ आउटर कोट स्क्लेरा, वाइट पार्ट ऑफ आई, जो हमारा वाइट पार्ट है आई का उसे स्क्लेरा कहा जाता है। आउटर कोट होता है, ई कवर्स ईच आई। इन फ्रंट द स्क्लेरा बिकम्स ट्रांसपेरेंट, टर्म्ड एज कॉर्निया। और जब वो आगे की तरफ आता है तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है, जिसे कॉर्निया कहा जाता है। बिहाइंड इट, इसके पीछे लाइज अ स्मॉल चेम्बर एक्वस ह्यूमर फिल्ड विद वाटरी फ्लूइड। इसके पीछे जितना भी चेम्बर प्रेजेंट होता है उसमें वाटरी फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिसे एक्वस ह्यूमर कहा जाता है। एज इट्स बैक लाइज कलर्ड पार्ट ऑफ आइरिस विद अ सेंट्रल होल। इसके बैक पे जो कलर्ड पार्ट है या आइरिस है, एक सेंट्रल होल के साथ, उसे प्यूपिल कहते हैं, और वो प्यूपिल जो है वो ब्लैकिश कलर में अपीयर होता है। इमीडिएटली बिहाइंड द आइरिस इज़ अ क्रिस्टलाइन कन्वेक्स लेंस। बिल्कुल आइरिस के पीछे एक क्रिस्टलाइन कन्वेक्स लेंस प्रेजेंट होता है, जो कि सस्पेंडेड होता है सर्कुलर मसल्स से, रिंग ऑफ सर्कुलर मसल्स से, जिन्हें सिलियरी बॉडी कहा जाता है। अगर आप इस स्ट्रक्चर में देखें, स्क्लेरा है, स्क्लेरा जो आगे जा रहा है वही स्क्लेरा आगे जाके कॉर्निया बन रहा है। फिर उसके बाद हमें आइरिस दिख रहा है, आइरिस एक्वस है। इसके अलावा एंगल और ये मसल्स हैं, सिलियरी मसल्स, जिन्होंने उस लेंस को पकड़ा होता है। और पीछे रेटिना है, जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होकर आइरिस से होती हुई लेंस से होकर रेटिना पे जाती है और वहाँ इमेज बनता है। और फिर ऑप्टिक डिस्क नज़र आ रही है और ऑप्टिक नर्व्स है। The contraction of ciliary muscles causes change in the shape of the lens to adjust focus. जो ciliary muscles हैं उनकी contraction होने की वजह से जो shape of lens है वो adjust करता है focus। जैसे हम किसी चीज़ को देखने के लिए कभी आंखें बंद करते हैं और कभी खोलते हैं, तो वो basically क्या हो रहा होता है, वो अंदर से जो है वो ciliary muscles contract होते हैं और वो focus कर रहे होते हैं अपना। Behind the lens there is a main cavity of eyeball filled with a clear gel vitreous humor। और जो बीच का जो पार्ट है आई का, उसमें एक जेल प्रेजेंट होती है जिसे vitreous humor कहा जाता है। Innermost layer of eye is retina on which the image is formed by cornea और lens।
और जो इनर मोस्ट लेयर अभी दिखाई रेटिना बिल्कुल पीछे प्रेजेंट होती है, वहाँ पर इमेज बन रही होती है कॉर्निया और लेंस की मदद से। इट हैज़ सेंसरी सेल्स, रोड्स एंड कोन्स। उस रेटिना पे सेल्स होते हैं सेंसरी सेल्स जिन्हें रोड्स या कोन्स कहा जाता है, विच अपॉन स्टिमुलेशन कन्वर्ट लाइट सिग्नल्स इनटू नर्व इम्पल्सेस। वो क्या करते हैं, स्टिमुलेशन मिलने पर कन्वर्ट कर देते हैं लाइट सिग्नल्स को नर्व इम्पल्सेस में और वो रिपोर्ट करते हैं ब्रेन की तरफ। ओके, रोल ऑफ विटामिन ए विद विजन। विटामिन ए और रेटिनल इज रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर विजन। जो विटामिन ए है वो रिक्वायर्ड होता है प्रॉपर विजन के लिए, नीडेड फॉर सेंसरी सेल्स ऑफ रेटिना। इट ऑल्सो हेल्प्स टू द कॉर्निया टू बी वेल लुब्रिकेटेड, और ये हेल्प करता है जो हमारा कॉर्निया है उसे लुब्रिकेट रहने के लिए। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कुड लीड टू कॉर्नियल अल्सर्स एंड ब्लाइंडनेस। जो डेफिशिएंसी है विटामिन ए की, उसकी वजह से कॉर्नियल अल्सर्स या ब्लाइंडनेस हो सकती है। इसके बाद एयर है। एयर क्या है? एयर एक ऑर्गन है जिससे हम सुनते हैं और ये हमारे बैलेंस में भी हेल्प करता है, हमारी बॉडी को बैलेंस रखने में। इसके 3 पार्ट्स हैं, आउटर एयर, मिडल एयर एंड इनर एयर। द आउटर एयर कंसिस्ट ऑफ पिना, एयर कैनाल एंड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और एयर ड्रम। जो आउटर एयर है वो कंसिस्ट होता है पिना, एयर पिना जो हमें बाहर से देखने पे नज़र आ रहा है एयर का स्ट्रक्चर, उसे एयर पिना कहते हैं। इसके अंदर एक कैनाल मौजूद है और उस कैनाल से आगे जाकर, जिसे हम कान का पर्दा कहते हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या एयर ड्रम कहलाता है। द पिना कंपोज ऑफ फोल्ड्स ऑफ स्किन एंड कार्टिलेज। जो पिना है वो फोल्ड्स ऑफ स्किन और कार्टिलेज से बना है, और पिना लीड्स इनटू द एयर कैनाल विच इज क्लोज्ड एट द इनर एंड बाय टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। और जो पिना है वो आगे एयर कैनाल से होता हुआ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक जा रहा होता है। Air canal have hair and produces wax to trap dust in small foreign bodies. The outer ear collects and transmits sound waves. Okay, जो कि एयर कैनाल है उसके अंदर छोटे छोटे से हेयर्स होते हैं जो कि वैक्स प्रोड्यूस करते हैं। अक्सर हमने देखा होगा कि हम अगर साफ़ करें कान से तो एक येलोइश कलर का फ्लूइड निकल रहा होता है, थोड़ा सा हार्ड वैक्स होता है। उसका क्या मकसद होता है? उसका मकसद है कि जो भी डस्ट है वो अंदर ना जा सके, और जो छोटे छोटे फॉरेन बॉडीज़ लाइक कोई कीड़े मकोड़े हैं वो हमारे कान में ना जा सके। और ये वैक्स जो है इससे एक अजीब सी स्मेल प्रोड्यूस होती है जो कि उन कीड़ों को कान में जाने से रोक रही होती है। तो हमें उस वैक्स को ज़बरदस्ती नहीं निकालना चाहिए। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा बन रही है वो वैक्स और उसकी वजह से आपको सुनने में प्रॉब्लम हो रही है तब उसे रिमूव कर देना चाहिए। और जो हमारा आउटर एयर है जिसे हमने पिना कहा है, वो क्या करता है, उसका काम क्या है? बेसिकली वो कलेक्ट कर रहा होता है और ट्रांसमिट करता है साउंड वेव्स को आगे की तरफ। द मिडल एयर कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल कैविटी कंटेनिंग 3 स्मॉल मूवेबल बोन्स। मिडल एयर है वो कंसिस्ट करता है छोटी सी कैविटी पे जिसमें 3 तरह की मूवेबल बोन्स होती हैं, मैलियस, इंकस एंड स्टेप्स। बहुत छोटी छोटी सी ये बोन्स होती हैं। अगर आप डायग्राम में देखें, मैलियस हैमर है, इंकस एविल है और स्टेप्स जो है वो स्टिरअप है। ये तीनों बोन्स एक साथ जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे के साथ बिल्कुल फ्यूज हैं। द मिडल एयर इज कनेक्टेड टू इनर नेजल कैविटी। जो हमारा मिडल एयर है वो कनेक्टेड होता है हमारी नेजल कैविटी के साथ भी थ्रू अ स्मॉल ट्यूब, यूस्टेशियन ट्यूब। किसके ट्यूब के थ्रू? यूस्टेशियन ट्यूब के थ्रू। अक्सर आपने ऐसा देखा होगा कि जो एयर की है, नोज़ की है, और ये दोनों जो है या आई जो है, अगर आप ड्रॉप डालते हैं तो उसका टेस्ट आपको गले में फ़ील होता है। तो वो इसी वजह से होता है कि ये अंदर से जाकर जो है वो एक दूसरे के साथ मर्ज हुई हुई हैं, कनेक्टेड हैं। The middle ear receives in sound waves from air outside and transmit it into the fluid in the inner ear. जो middle ear है वो रिसीव करता है साउंड वेव्स को एयर से, आउटसाइड से, और ट्रांसमिट करता है फ्लूइड है वहाँ तक। द इनर ईयर कंसिस्ट ऑफ फ्रंट मेम्ब्रेनस कॉक्लिया और रेयर कॉक्लिया, रेयर ईयर और 3 सेमी सर्कुलर कैनाल जो है वो इनर ईयर में मौजूद होती हैं। और जो कॉक्लिया है वो एसोसिएटेड होता है हेयरिंग से, जबकि जो सेमी सर्कुलर कैनाल है वो एसोसिएटेड होती हैं हमारे बैलेंस से। सेमी सर्कुलर कैनाल अगर आप देखें डायग्राम में, ऑर्गन्स ऑफ बैलेंस लिखा है। ये ऑर्गन्स ऑफ बैलेंस क्या है? ये हमारी बॉडी को बैलेंस करने की, इसके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। जो फ्लूइड जो है वो उसे सेंसरी हियर्स के थ्रू ब्रेन को ये मैसेज पहुंचाता है कि हमारी बॉडी जो है वो बैलेंस में है या नहीं है। सेमी सर्कुलर कैनाल्स आर सेंसिटिव टू ग्रेविटी, पोजीशन एंड मूवमेंट ऑफ हेड। जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, 3 छोटी छोटी कैनाल्स बेंड हुई हुई हैं, वो क्या कर रही होती हैं? वो सेंसिटिव होती हैं ग्रेविटी से, पोजीशन से और मूवमेंट ऑफ हेड से।
अक्सर आपने देखा है कि जब हम गोल गोल चक्कर लेते हैं और काफ़ी देर चक्कर लेने के बाद अगर रुक जाते हैं, उसके बावजूद हमारी बॉडी जो है वो मूव करती है थोड़ी सी। वो क्यों होता है? क्योंकि जो हमारे एयर में मौजूद ये सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर फ्लूइड है वो गोल गोल घूम रहा होता है और उसे रुकने में थोड़ा टाइम लगता है। तो जब तक वो नहीं रुकता, वो अपने ब्रेन को ये मैसेज देता रहता है कि अभी तक हमारी बॉडी जो है वो अभी बैलेंस में नहीं आई। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई डज द इंटेलिजेंस लेवल ऑफ पर्सन्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इवन दो द कंपोनेंट्स ऑफ ब्रेन आर सेम। हमारा जो इंटेलिजेंस लेवल है वो हर पर्सन का एक दूसरे से डिफरेंट क्यों होता है, जबकि उसके हमारे ब्रेन के कंपोनेंट सबके पास सेम है। इंटेलिजेंस लेवल, intelligence can be defined as a general mental ability for reasoning, problem solving and learning। इंटेलिजेंस क्या है? इंटेलिजेंस को कैसे डिफाइन किया जा सकता है? एक जनरल मेंटल एबिलिटी होती है रीजनिंग की, प्रॉब्लम सॉल्विंग या लर्निंग की। Because of its general nature, intelligence integrates cognitive functions such as perception, attention, memory, language और planning। अब क्योंकि उसका जनरल नेचर जिस वजह से है, उस वजह से वो इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट करेगा, कॉग्निटिव फंक्शंस करेगा। कौन से कॉग्निटिव फंक्शंस? जैसे कोई परसेप्शन रखना, टेंशन, मेमोरी, लैंग्वेज और प्लानिंग करना। पीपल जो है कैन रीजन अबाउट वर्चुअली एनी इशू and many problems may be solved simply, and highly complex behavioral repertoires can be learned throughout the lifespan. Importantly, there are widespread individual differences in the ability to reason, solve problems and learn, which lead to human differences in the general ability to cope with challenging situations। अब डिफरेंट बिहेवियर, हाईली कॉम्प्लेक्स, सिंपल या हाईली कॉम्प्लेक्स बिहेवियल रिपोर्टीज जो है वो सीखी जा सकती हैं हमारी थ्रू आउट द लाइफ स्पैन। जो भी हम बेसिकली हम कैसे सीख रहे होते हैं, इंसान कैसे सीख रहा होता है, वो अपने एक्सपीरियंसेस से सीखता है। जितने ज़्यादा उसका एक्सपोजर होगा चीज़ों से, वो उतना ज़्यादा सीखेगा, उतनी ज़्यादा उसमें रीजनिंग से डील करना, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एबिलिटी होगी। जितना ज़्यादा वो डिफरेंट लोगों से मिलेगा, उसे लोगों के बारे में, लोगों के ख़यालात के बारे में पता चलेगा, किस तरह से उसे चैलेंजेस से निपटना है, उसे वो सीखने को मिलता है। अब एक इंसान जिसे आप पूरी लाइफ एक रूम में बंद रखें या एक घर में रखें, और एक वो जो पूरी दुनिया से मिल रहा है, सोशल हो रहा है, उन दोनों में बहुत डिफरेंस होगा। दोनों के ब्रेन तो सेम है, दोनों के ब्रेन पार्ट्स भी सेम है, लेकिन बात यहाँ पर एक्सपीरियंस की हो रही है। जो आप खुद से एक्सपीरियंस कर रहे हो, खुद से डील कर रहे हो, डिफरेंट एक्सपोजर्स को देख रहे हो, उसकी वजह से। और ये डिफरेंसेस क्या क्या हैं? बिकम मोर सैलियंट एज कॉग्निटिव कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिचुएशंस बिकम्स ग्रेटर, स्टेबल ओवर टाइम और पार्शियली मीडिएटेड बाय जेनेटिक फैक्टर्स। कुछ जेनेटिक फैक्टर होते हैं, कुछ टाइम के साथ स्टेबिलिटी होती है, और कुछ जो है वो सिचुएशंस के साथ जो है वो किस तरह से हम डील कर रहे होते हैं। व्हाट इज़ एंडोक्राइन सिस्टम? डिस्कस द ग्लैंड इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज एंड वाई। एंडोक्राइन सिस्टम क्या है और कौन से ऐसे ग्लैंड हैं जो कि इन्वॉल्व हैं रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज के, और कैसे? एंडोक्राइन सिस्टम जो है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन का बहुत इम्पॉर्टेंट ज़रिया है। इन एनिमल्स इट इज़ अ सिस्टम ऑफ डक्टलेस ग्लैंड्स विच सिक्रीट हार्मोन्स डायरेक्टली। जो एनिमल्स हैं उसमें ये सिस्टम है डक्टलेस ग्लैंड्स का, जो कि हार्मोन सिक्रीट करते हैं डायरेक्टली ब्लड में। हार्मोन्स क्या हैं? केमिकल मैसेंजर्स हैं, जो कि एक छोटे से डक्ट से रिलीज़ होकर वो ब्लड में जा रहे होते हैं। It carries hormones to their target tissues and organs. The hormones usually required in small quantity. Hormones जो है वो टारगेट टिश्यूज़ या ऑर्गन्स तक जाते हैं और ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं। They act as a chemical signals और chemical messengers for target organs, either stimulating or inhibiting their function। या तो वो किसी फंक्शन को स्टिमुलेट करेंगे या फिर किसी फंक्शन को इनहिबिट करेंगे, रोकेंगे। Pancreas is about 6 inches long, leaf-like in structure, located in the abdominal cavity in between stomach and small intestine। अच्छा, पेंक्रियाज जो है वो 6 inches long, leaf-like structure होता है जो हमारी abdominal cavity में प्रेजेंट, स्टमक और इंटेस्टाइन के बीच में होती है प्रेजेंट। इट इज़ बोथ एक्सोक्राइन एज, इसमें एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन फंक्शन भी होता है। इसका नेचर ऐसा है, एंडोक्राइन जो है वो पार्ट कंसिस्ट होता है पैचेज ऑफ सेल में, जिन्हें आयर्स ऑफ लैंगरहैंस कहा जाता है, और ये इन्वॉल्व होते हैं ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने में।
इनका रिस्पॉन्स क्या है? इन रिस्पॉन्स टू हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज। अगर बॉडी में हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज है तो ये इंसुलिन सिक्रीट करते हैं। अगर बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल कम है तो ये ग्लूकागोन रिलीज़ करते हैं ताकि हमारा जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो नॉर्मल हो सके। तो इनके इस फीडबैक की वजह से ये या तो कभी नेगेटिव फीडबैक देते हैं या कभी पॉजिटिव फीडबैक देते हैं। व्हाट इज़ डायबिटीज़ मेलाइटिस? एक्सप्लेन सम वेज ऑफ इट्स मैनेजमेंट। डायबिटीज़ मेलाइटिस क्या है और इसे किस तरह से मैनेज किया जा सकता है? अभी हमने ऊपर पढ़ा पेंक्रियास का काम क्या है। उसकी कुछ सेल्स हैं एंडोक्राइन के आयर्स ऑफ लैंगरहैंस जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं इंसुलिन और ग्लूकागोन को रेगुलेट करने के लिए बॉडी में। अब डायबिटीज़ में क्या होता है कि पेंक्रियास जो है वो इनसफिशिएंट या फिर बिल्कुल भी इंसुलिन को प्रोड्यूस नहीं कर रहा होता, तो उसके रिज़ल्ट में जो हमारा ग्लूकोज लेवल है ब्लड में वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। और ज़्यादा ग्लूकोज होने की वजह से हमारी जो यूरिन है वो बहुत ज़्यादा जल्दी पास होता है और जो पेशेंट है वो फील करता है ज़्यादा थर्स्टी और हंग्री। और इसकी एब्सेंस होने पे जो ग्लूकोज स्टोर हुआ है सेल्स में, पेशेंट जो है फिर वो यूज़ करना स्टार्ट करेगा और उसका वेट जो है वो बहुत लॉस होता है, लूज़ करता है वो अपना वेट और बहुत जल्दी थक जाता है। इन केस ऑफ लो ब्लड इंसुलिन इट कैन बी एडमिनिस्टर्ड थ्रू इंजेक्टिंग। अच्छा, अगर हमारी जो इंसुलिन है बॉडी में वो नहीं बन रही तो क्या होता है, हम उस इंसुलिन को बाहर से लेते हैं, इंजेक्ट करवाते हैं, जो कि डिफरेंट एनिमल्स या बैक्टीरिया से बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बनाई जाती है। और कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं टू एनिमल इंसुलिन। इट हैज़ बीन ओवरकम बाय यूजिंग pure human insulin made by genetically altered bacteria. Now we have to study the ways to manage diabetes mellitus. किस तरह से हम डायबिटीज़ को मैनेज कर सकते हैं? बैलेंस डाइट लेकर, रेगुलर एक्सरसाइज करके, मेडिकेशन लेकर, जो भी प्रेस्क्राइब मेडिकेशन है डॉक्टर की तरफ से, इसके अलावा ब्लड ग्लूकोज को मॉनिटर करके। किस तरह से मॉनिटर किया जाता है कि 3 डेज़ का आप अपना ब्लड ग्लूकोज चेक करेंगे, रैंडम भी और फास्टिंग भी। रैंडम और फास्टिंग क्या है? फास्टिंग में आप सुबह उठते साथ ही निहार मुँह जो ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक कर रहे हैं वो आपका फास्टिंग होता है और इसके खाना खाने के 2 घंटे के बाद जो होता है वो रैंडम होता है। तो इस तरह आपने 3 डेज़ तक उसको मॉनिटर करना है और अगर वो आपको बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है तो फिर आप डॉक्टर के पास जाएँ, फिर वो आपको बैलेंस डाइट और जो भी मेडिकेशन है वो ठीक करके बताएंगे कि आपको किस तरह से लेनी चाहिए। डाइटरी मैनेजमेंट क्या है डायबिटीज़ के लिए? डाइटरी मैनेजमेंट एंड अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी प्ले इंपॉर्टेंट रोल्स इन डायबिटिक कंट्रोल। अप्रोप्रिएट अमाउंट में जो हमारी फिजिकल एक्टिविटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए। इसके अलावा भी बहुत सी बीमारियां जो हैं वो हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ से कम हो जाती हैं। हमारी बॉडी जितना वर्क करेगी, जितने ज़्यादा काम में रहेगी, जितना ज़्यादा हमारे ब्लड एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ऑर्गन्स काम करेंगे, ब्लड का काम बढ़ जाएगा, तो वो उसकी वजह से हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं और हम बहुत सी बीमारियों से बचे रहते हैं। इसके अलावा बैलेंस डाइट है जो कि डिफरेंट फूड से ली जाती है। 3 लो 1 हाई प्रिंसिपल, दैट इज़ लो फैट, लो सोडियम, लो शुगर एंड हाई फाइबर। अच्छा, 3 लो 1 हाई प्रिंसिपल इसमें हम फॉलो करते हैं कि अगर आपने लो फैट, लो सोडियम मीन्स कि सॉल्ट भी लो है, शुगर भी लो है, तो आपको इसमें फाइबर ज़्यादा लेना है। Reduce intake of saturated fat, trans fat and sodium can lower the risk of developing heart diseases and hypertension. अब हमें क्या करना है? कम अमाउंट में सैचुरेटेड फैट्स लेने हैं, ट्रांस फैट, सोडियम, आयोडीन वगैरह जो भी है उसको कम करना है अपने डाइट में ताकि हम हार्ट डिजीज़ से बचे रह सकें या हाइपरटेंशन से। कंट्रोलिंग इनटेक ऑफ एनर्जी फॉर द पर्पस ऑफ वेट रिडक्शन और मेंटेनेंस। कंट्रोल करना है हमें एनर्जी इनटेक ताकि हमारा जो वेट रिडक्शन है वो मेंटेन रहे। यहाँ हमारा चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेशन कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह ये तमाम चैप्टर्स कंप्लीट करने के बाद में अगेन दोबारा चैप्टर 1 से मैं इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो हैं जो कि एक्सरसाइज में कवर नहीं हो पाए वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और अपना बहुत ख्याल रखिएगा।